पहला ही पहला धरता हुआ प्रश्न तुम्हारे सेकंड ग्रेड के पेपर में छप चुका है, ऐसा मुझे अंतर्दृष्टि से पता चल चुका है। कारण यह है कि पीछे के जब पेपर देखे तो ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। क्या है प्रश्न? 2024-25 में जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 की है, उस आर्थिक समीक्षा के 4 सेगमेंट के प्रश्न है ये। आर्थिक समीक्षा के लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा के, ठीक है, बजट 25-26 होता है अभी का, तो आर्थिक समीक्षा 24-25 भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट देशों का अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में हमें यह बताना है, घटते हुए क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा हमें यूएसए से मिला है फॉरेन ट्रेड, ये एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसके बाद में सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस और उसके बाद नीदरलैंड। हो सकता है कि अमेरिका को हटा देवे, सिंगापुर, मॉरिशस और नीदरलैंड आप लोगों को याद करने, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। आगे देखिएगा, आरबीआई के पास भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में क्या शामिल नहीं होता है? हमारे जो फॉरेन करेंसी है उसमें जो है सरकारी प्रतिभूतियां शामिल नहीं है, गोल्ड उसमें शामिल होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए हमारे पास में गोल्ड होता है, विदेशी परिसंपत्तियां होती है, एक होता है एसडीआर। एसडीआर को कहते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, यानी विशेष आहरण अधिकार। ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। निम्न में से कौन सा कथन आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सही नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम यहां बात करें तो दीर्घकालिक और स्थायी प्रकृति का होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है और परमानेंट उसकी नेचर होता है। पूंजी पलायन की प्रकृति कम होती है, बिल्कुल होती है। ये शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ये कथन इसमें गलत है और इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। वर्ष 2024-25 में भारत विश्व में सेवा निर्यातक देशों में कौन से स्थान पर रहा? छप चुका प्रश्न, समझ लीजिए सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। आप आश्चर्य करोगे, पेपर देने के बाद में जो अलग अलग ग्रुप के बच्चे होंगे कहेंगे सर आपने उस दिन कहा था और पेपर में छप गया। ये आपके पास क्या पेपर पहले से होता है क्या? हाँ, कह सकते हो, क्योंकि जब मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो पेपर पहले से दिमाग में होता है। सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, उसका योगदान कितना है इंडस्ट्री वगैरह का, फॉरेन ट्रेड का, जब वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो फिर कौन से पूछे जाएंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, अपने 15 नंबर बढ़ा लीजिए, इकोनॉमिक्स में गलत मत करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भारत विश्व में सेवा निर्यातक देशों में कौन से स्थान पर है? सेवा निर्यातक देशों के अंदर भारत का है, रैंकिंग क्या रही थी, यह पूछा गया प्रश्न है। तो सेवा निर्यातक देशों में 7वें नंबर पे देखो भारत का स्थान है। आपसे यह पूछेंगे सेवा निर्यातक देशों में भारत की भागीदारी कितनी है विश्व में, सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी जो भागीदारी है वो 4.3%, आपको याद रखना है। 4.3% की भागीदारी के साथ में हम 7वें स्थान पर हैं। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है जो कि 13% है। 7.4 के साथ में यूनाइटेड किंगडम है जिसमें उसके ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश होते हैं। जर्मनी 5.5 है। आयरलैंड, चीन और फ्रांस है वो 5% की सेवा भागीदारी रखते हैं, रट लेना। अमेरिका फर्स्ट है, इंडिया 7वें नंबर पर है, 4.3 है। मेरे भाई प्रश्न आएगा, तुम्हारी पढ़ाई को आसान बना दूंगा, तुम मेरे दिल के बहुत करीब बच्चे हो, तुम्हें हारने नहीं दूंगा, सिलेक्शन कराऊंगा। मेरे बच्चे याद करो इन प्रश्नों को अच्छे से। सेवा सेक्टर में भारत 7वें स्थान पर। वित्त वर्ष 24-25 में सर्वाधिक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाले 3 टॉप जो स्टेट है अपने इंडिया के, उनमें किसका नंबर आता है? टॉप स्टेट की बात हुई है, सबसे ज्यादा एफडीआई आपके महाराष्ट्र को मिला, उसके बाद में महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका हो गया। जब आप इंडिया का कोई भी पढ़ाई करो ना, माइंड मैप बना के याद करो, जैसे मैं आपको ऐप के अंदर पढ़ाता हूं, ये हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, उसके नीचे हो गया कर्नाटक, और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और फिर हो गया दिल्ली। तो इस प्रकार से दिमाग में चीजें स्थायी रूप से याद हो जाती है। पढ़ने का तरीका एक ही होता है, थोड़ा फास्ट पढ़ो। और हाँ, आईपीएससी सेकंड ग्रेड के अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट ग्रेड में 4 हुए थे, यहां भी आपके अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगे। तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, दिल्ली है, जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। क्लास में याद करवा दूंगा अगले 1 घंटे के अंदर, ये 1 घंटा बहुत ही यूजफुल है। आगे देखिएगा, भारत पर विदेशी जो ऋण है जीडीपी का कितने प्रतिशत है? हाँ, हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हो, थैंक यू भाई, एडवांस में बोल रहे हो। देखो टीचर का काम ही है एक दीपक की तरह जलना, तो तुम लोग मेरे से प्यार करते हो, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, इस वजह से तो हम आगे बढ़ चले हैं। यहां जो कथन आपसे पूछा गया है इसके बारे में बताना है कि भारत पर जो विदेशी ऋण है वो जीडीपी का कितने प्रतिशत है। जीडीपी का हमारे यहां जो ऋण है टोटल है वो 20% के आसपास है।
हाँ जी, टोटल 20% के आसपास है, तो जिसे हम कहेंगे 19.4%, 19.5% के आसपास आपका ये याद रखना है, ठीक है। ओके, लैब असिस्टेंट क्लास 20 तारीख के बाद में आएगी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 19.4% है विदेशी लोन। हमारे टोटल है वो भारत पर, हमारा जितना पैदावार होती है हमारे देश में, जितनी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, उस जीडीपी का 1/5 आप इसे कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? जितनी पैदावार होती है उसका जीडीपी का 1/5, जीडीपी का 1/5 है वो हमारे यहाँ लोन है हमारे ऊपर। यहां देखिएगा एडमिट कार्ड आ गया सबका, पानी भरा हुआ जगह जगह, बारिश खूब हो रही है, थोड़ा सावधानी से जाना, बिजली के पोल वगैरह उनसे दूर रहना, खड्डे वड्डे हो उनसे दूर रहना प्लीज, आपकी जान बहुत कीमती है और एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना। 24-25 में भारत में शीर्ष आयात व्यापार वाले देशों का अवरोही क्रम है। थोड़ा प्रश्न को समझना ढंग से, पॉलिटी की क्लास लगाऊंगा 2025 के सारे पेपर, 4 क्लासेस सोच रखी है अभी सभी सब्जेक्ट की। वर्ष 24-25 में भारत में शीर्ष आयात व्यापार वाले देशों का घटता हुआ क्रम कौन सा है? भारत में शीर्ष आयात व्यापार हम मतलब कि बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं वो आयात है, भेज रहे हैं एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट नहीं कह रहा है, इंपोर्ट कह रहा है, हमारे यहां कमी है, हम मंगवा रहे हैं। तो मंगवाने के अंदर चाइना है वो टॉप पे है, चाइना टॉप पे है, जहां पर चाइना है, चाइना से हम टोटल आयात का 15% मंगाते हैं। कोई भी 100% आयात वस्तुओं के अंदर 15% यानी कि 15 × 6 90 होता है, लगभग 1/7 हम कह सकते हैं कि हम चाइना के ऊपर निर्भर है। हम चीन की वस्तुएं मंगा रहे हैं, 15% हम चाइना के ऊपर डिपेंड हैं। उसके बाद में रसिया का नंबर आता है, फिर अमेरिका मत करना, संयुक्त अरब अमीरात आएगा, संयुक्त अरब अमीरात आएगा, याद रखिएगा, फिर संयुक्त अरब अमीरात आएगा, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात आएगा, और उसके बाद में अमेरिका आएगा, याद रखना। उसके बाद खाड़ी देश फिर से आ जाते हैं, तो अमेरिका चौथे नंबर पर है, और चीन से हम 15% माल है वो मंगवाते हैं, टोटल आयात का 15%। याद रहेगा ना दिमाग के अंदर? हाँ, ये आएगा, तुम्हारे प्रश्न छप चुका है, सेकंड ग्रेड के पेपर में छप चुका है, नहीं छपेगा, छपना पड़ेगा, ठीक है। पकड़ बहुत मजबूत है, आरपीएससी के पेपर हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हो, ठीक है, पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए तो 90% मिलाते हैं। ऐप के अंदर पड़ा हुआ है वो बच्चा 90% तक सही करके आएगा। आगे देखिए, एक्जिम पॉलिसी, एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इम का मतलब है इंपोर्ट। आयात निर्यात नीति जो है उसका नाम विदेश व्यापार नीति कर दिया गया था 2004 के अंदर। जो व्यापार एवं वाणिज्य विभाग है उसके ही जो अंडर में है ये, ठीक है, याद रखिएगा। निर्यातकों को नए बाजार से जोड़ने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? निर्यातक जितने भी है बाहर वस्तुएं भेजेंगे, हमारे देश के लिए अच्छा है, पूंजी आएगी। नए बाजार से निर्यातकों को जोड़ने के उद्देश्य से विदेश व्यापार महानिदेशक के द्वारा हमारा ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म हाल ही में सुर्खियों में था, पूछा जाएगा। दिए गए में से असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है दिए गए में से? ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का तीसरा स्मार्टफोन निर्यातक देश है, यह प्रश्न आरएस में पूछा गया था। ऐसा कैसा प्रश्न आरपीएससी के द्वारा, तो आरएस का पेपर हो या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या सब इंस्पेक्टर, लेवल इक्वल ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम स्मार्टफोन जो है बाहर बनाकर भेजने के मामले में हम तीसरे नंबर पर है। कथन बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कथन है, तीसरा है। स्मार्टफोन बना के बाहर भेज रहे हैं, उसमें हमारा कौन सा स्थान है? उसमें हमारा तीसरा स्थान है, ठीक है, उसमें हमारा तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है उसमें हमारा। घड़ी भी आवड़े को नहीं मारवाड़ी में, कह जो कारण क्या है कि वो थोड़ा सा आदत पड़ी हुई ना, इस वजह से टीचर की विशेषता भी होती है, चश्मा और घड़ी। आगे आ जाइए, व्यापार अधिशेष के संबंध में अमेरिका है वो पहले नंबर पर है। व्यापार अधिशेष के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, ध्यान रखना। हमारे साथ में प्रमुख निर्यातक मद, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तुएं हैं वो हम सबसे ज्यादा बाहर भेजते हैं। कथन ये भी सही है, कथन ये भी सही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सबसे ज्यादा बेचते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग की वस्तुएं आ जाती है, फिर आपके जो वाहन वगैरह ऑटोमोबाइल आ जाता है, फिर फार्मास्यूटिकल यानी कि आपकी दवाइयां मेडिसिन आ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है। और 2024-25 में भारत में रासायनिक उत्पाद, तो दिए गए प्रश्न में है वो गलत कौन सा होगा? तो यहां पर पूछे गए प्रश्न में 24-25 में रासायनिक उत्पाद मद आयात में सर्वाधिक रही है, यह कथन गलत है।
रासायनिक उत्पाद है वो आयात में सर्वाधिक नहीं है। यहां दिए गए कथन में स्मार्टफोन याद रखना, अमेरिका याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं निर्यात में टॉप पे है। नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं 2026 के 6500 पदों के लिए, जो आपके सेकंड ग्रेड के पद हैं 2026 के लिए। ये आप 7 तारीख के बाद में फर्स्ट ग्रेड जीके प्लस एसएसटी वाला बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और रीट के भी सारे बैच अवेलेबल हैं। इसके अलावा किसी का सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो जीके वाला कॉम्बो ज्वाइन करें, जीके प्लस इंग्लिश, जीके प्लस हिंदी ब्रजवासी सर के साथ में और इधर रवि सर के साथ में। और पुलिस थानेदार की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा पद अभी थानेदार के आए हुए हैं। लेवल सेम ही रहता है आरपीएससी का। 7 तारीख के बाद में इसके ऊपर बात करेंगे, और बैच में जम के पढ़ो पूरे साल, और लास्ट टाइम में रिवीजन तो मैं तुम लोगों को सबसे ज्यादा ही कराता हूं। धन्यवाद मेरे बच्चे। यहां आ जाइएगा, दिए गए कथनों के ऊपर आपको ध्यान देना है। 11वां कथन स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस की ओर लेके चलता हूं। मुझे आपके सिलेबस का पूरा ध्यान रहता है। आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर का जो सिलेबस है, सबसे पहले 40 क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राज्य आएंगे। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर है, उसके बाद राजस्थान का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। तो ये सब क्वेश्चंस जो मिला करके आते हैं वो आपके कितने आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन के बाद 30 क्वेश्चन आएंगे इंडिया और इंडिया वर्ल्ड जीके, जिसमें ज्योग्राफी की मैं मैराथन लूंगा, इकोनॉमी की मैं मैराथन अभी ले रहा हूं, जिसमें आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और फॉरेन ट्रेड वो अभी क्लास में करवा रहा हूं। इसकी मैराथन चल रही है। ज्योग्राफी की करवा दूंगा कल, और कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन पॉलिसी और जो है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी भी कल कर दूंगा। रही बात साइकोलॉजी की, तो आज शाम 7 बजे आ रही है पूरी 10 यूनिट के। ठीक है, सिलेबस में आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, 1/3 नेगेटिव है, 100 क्वेश्चन है, 40% यहाँ पर अनिवार्य है। तो धन्यवाद। ये था सिलेबस, जिसमें साइकोलॉजी आज हो जाएगी। साइकोलॉजी की क्लास इतना ही है, सिलेबस छोटा सा सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है। ठीक है, हम तो पढ़ा पढ़ा के आदि हो गए, तो इतना सही लगता है। साइकोलॉजी आज हो जाएगी, इंडिया की और वर्ल्ड ज्योग्राफी कल हो जाएगी, और पॉलिटी भी, ज्योग्राफी पॉलिटी कल हो जाएगी, राजस्थान पॉलिटी भी हो जाएगी। बाकी इकोनॉमी अभी चली रही है। राजस्थान जीके वाली तो 12 घंटे करवाई दी, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी 2025 की पेपर वो भी करवा दूंगा। और करंट अफेयर्स पूरी पीडीएफ, जनवरी से अगस्त की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप माइंड मैप में पड़ी है, जहां मां सरस्वती के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार की बदौलत मात्र 1 साल में 4 लाख बच्चे जुड़ गए, जितना 10-10 साल पुरानी कोचिंग संस्थानों में नहीं जुड़े। बहुत आश्चर्यचकित हूं और बहुत प्यार आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, क्या करूं। सारी पीडीएफ पढ़िए, टेलीग्राम पर पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार तुम देखोगे मजा आएगा। ठीक है, मैं कल आऊंगा इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी लेकर के। आज उमेश सर लेंगे शाम को साइकोलॉजी की क्लास। ऐसा कोई सब्जेक्ट का पार्ट नहीं जहां पर मैंने क्लास नहीं ली। नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझाइए। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं 100 में से 80 अटेंड करें, 85 अटेंड करें। आरपीएससी का पेपर है, 15-20 प्रश्न जो छोड़ रहे हो, जनरल ओबीसी वाले बच्चे 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 20 प्रश्न छोड़ रहे हो, 5वां गोला भर देना, नहीं तो नेगेटिव और कट जाएंगे। 70, 75, 80 अलग अलग कैटेगरी वाले और अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई किसी ने 70 किए, 75 किए, दूसरी कैटेगरी वाले। और दूसरे बच्चे जो जनरल ओबीसी वाले हैं वो 80, 85 पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, पेपर लेवल अच्छा आएगा। आप ज़्यादा सही करके भी और कम अटेम्प्ट करके और ज़्यादा सही करके भी सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, बाकी सेकंड पेपर में बढ़िया परफॉर्म करें। 7 तारीख के बाद में एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश तीनों के कॉम्बो बैच अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं। जम के पढ़ो पूरे साल 2026 के लिए। बिना इंफॉर्मेशन में, बिना गाइडेंस के थोड़ा नुकसान हो जाता है बच्चों का, इसलिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने मेरी तरफ से पेपर 1 के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। पेपर 1 में मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं। यूट्यूब पर शॉर्ट रिवीजन। अब नॉन स्टॉप क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक चलेंगे। यूट्यूब पर सारी ऐड मैंने बंद कर रखी है, ताकि परीक्षा के टाइम में आपको बेरोजगारी के दौर में सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े यूट्यूब का, ताकि ऐड से बचा जा सके। ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ पर, हम नॉन स्टॉप आपको बिना ऐड का जो क्लास देंगे। ऐड स्टार्ट कर दे तो हमारे पैसे आए, ऐड बंद कर दे तो हमारे पैसे नहीं आएंगे। पर खैर, टीचर के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर मैं 100 तक नॉन स्टॉप चलूंगा। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखें और पूरे फोकस के साथ में। ठीक है, कई सारे कथन दिए हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक व्यापारिक अधिशेष वाला राष्ट्र, मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा व्यापारिक अधिशेष हमारा जो है वो अमेरिका के साथ में है, और सबसे ज्यादा व्यापार में जो हमारा घाटा होता है ना, वो चाइना के साथ में होता है। 90% तो वो हमें बेच देता है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ
10% ही बेच पाते इस तरीके से। तो व्यापारिक अधिशेष वाला राष्ट्र है वो अमेरिका है, कथन सही है। सर्वाधिक व्यापार घाटे वाला राष्ट्र है वो रशिया नहीं है, हमारे साथ है वो सबसे ज्यादा व्यापार में जो नुकसान होता है ना चीन के साथ में होता है। चीन है वो हमें माल ज्यादा बेच देता है, हम चीन को उतना बेच नहीं पाते, इसे कहते हैं व्यापार घाटा। और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष होता है। तो कथन 2 तो हो गया गलत, 1 है सही। भारत में सेवा निर्यात की हिस्सेदारी में शीर्ष स्थान है वो आपके टेलीकम्युनिकेशन का है। किसका है? टेलीकम्युनिकेशन का। हेलो फोन से याद रहेगा। सेकंड नंबर पे कंप्यूटर है, फिर आपका इंफॉर्मेटिव सर्विसेज है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। आपसे पूछेंगे कि सेवा निर्यात में शीर्ष स्थान किसका है, सेवा निर्यात में शीर्ष स्थान आपसे पूछे तो आप टेलीकम्युनिकेशन करना। दूरसंचार का हमारे पास में सबसे ज्यादा सेवा के एक्सपोर्ट में स्थान है, याद रहेगा। सेवा निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दूरसंचार की है, अमेरिका अधिशेष है, चाइना के साथ घाटा सबसे ज्यादा है, ये आप लोग याद रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशक यानी डीजीएफटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और डीजीएफटी के दिए गए कथनों के संबंध में गलत कथन कौन सा है ये आपको पहचान करनी है। डीजीएफटी यह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबंधित कार्यालय है, सेंट्रल लेवल पर, बिल्कुल सही कथन है। और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर नहीं है, इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये आपको इस कथन के साथ में याद हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर है विदेश व्यापार महानिदेशालय, जो उद्योग और वाणिज्य विभाग का एक संबद्ध मंत्रालय भाग हो जाता है। अंकटाड जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्थान हो जाता है, जिसकी स्थापना आपके 1964 के अंदर की गई थी। इसका लोगो आपके सामने दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, दैट इज अंकटाड। अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट आई है, फॉरेन जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारत विश्व में कौन से नंबर पर रहा? एफडीआई के मामले में हम वर्ल्ड में 15वें स्थान पर रहे, हमसे 14 देश आगे हैं जहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो ज्यादा आया है, हमारा 15वां स्थान है, फिर भी ठीक है मामला। निम्नलिखित देशों में भारत के साथ निर्यात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट। निर्यात को घटते क्रम में, निर्यात यानी कि हम बाहर भेजते हैं सामान, उस मामले में निर्यात सबसे ज्यादा जो हमारा होता है वो अमेरिका के साथ में होता है। इसका मतलब ये रेस में है, ये ऑप्शन रेस में, एलिमिनेट करो। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 और 4 को एलिमिनेशन मेथड से हटा दिया आप लोगों ने, तो अमेरिका आपका पहले नंबर पर हो गया। अमेरिका के बाद में सर कौन सा आएगा? अमेरिका के बाद में संयुक्त अरब अमीरात को हम बहुत सारी चीजें भेजते हैं खाड़ियों में, तो यह इस प्रकार से आपका 3 हो गया। फिर एक नीदरलैंड हो गया यूरोप के अंदर, फिर चाइना हो गया। तो निर्यात के मामले में चीन का कौन सा स्थान है? 4th स्थान है, यानी कि चीन चौथा देश है जिसको हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, और अमेरिका सबसे प्रथम है जो हमसे सामान मंगवाता है। प्रश्न छप गया है पेपर के अंदर। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग कौन सी है? विदेशी फॉरेन करेंसी के जो हमारे पास भंडार है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो चौथी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? चौथी हो जाती है। तो रैंकिंग चौथी है भारत की। तो टॉप 3 जो कंट्री है जिनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है उनमें कौन कौन हो जाते हैं? चीन है, जापान है, स्विट्जरलैंड है। चाइना है, चीन, जापान और आपका स्विट्जरलैंड। तो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर। चीन के पास में विदेशी मुद्रा भंडार ही पड़े हैं। हमारे पास चौथा स्थान है वर्ल्ड के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। सेवा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में हमारे यहाँ ग्रोथ कितनी हुई है? संभावित प्रश्न है कि पेपर में छप चुका है, ध्यान रखिएगा। सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है हमारे यहाँ पर, और इसमें भी कौन सी सर्विस सबसे ज्यादा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर्विस सेक्टर की हमारे यहाँ ग्रोथ है वो 12.45। अरे बोलो मेरे साथ में, एग्जाम हॉल में जब बैठे रहोगे मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी कि सर ने कहा था 12.45 सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री उन सब की भी बताऊंगा। सर्विस सेक्टर की कितनी है? 12.45 ग्रोथ रही है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर फील्ड का योगदान कितना है सर्विस सेक्टर का? तो 12.45 था यहाँ पर। हाँ जी, सेवा निर्यात है टोटल 3, सेवा निर्यात मैंने लिखा है नहीं, 383.5, 383.51 मिलियन डॉलर है वो, मिलियन डॉलर, ये हमारा सेवा निर्यात है। हम इतना सेवा का सर्विस सेक्टर का निर्यात करते हैं जिसमें दूरसंचार सबसे फर्स्ट पे है।
सेवा निर्यात है वो 383 मिलियन, मिलियन का नहीं कहेंगे इसको, एक सेकेंड, बिलियन डॉलर, अरब डॉलर है ना, 383 बिलियन डॉलर है। और सेवाओं में भी टॉप पे है वो दूरसंचार है। सेवाओं में भी टॉप पे कौन सी है? दूरसंचार है, ये आपको याद रखना है। 12.45 हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी युवा साथी हैं मेरे, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड का योगदान है, टोटल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में 100 में से 16 रुपए है वो खेती कमा के दे रही है, और 100 में से 16 खेती कमा के दे रही है, और 12.45 की ग्रोथ रेट हुई है आपके सेवा सेक्टर के अंदर। यहां आपको यह याद रखना है कि 16% है आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट रही है। 16-17 से 23-24 तक खेती के क्षेत्र में जो औसतन वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत रही है? एग्रीकल्चर की आपकी ग्रोथ रेट पूछी गई है, और पीछे वाले प्रश्न में था एग्रीकल्चर का योगदान 16% है और ग्रोथ रेट, हाँ जी, ये आपको याद रखना है। तो ग्रोथ रेट है वो 5%, 5% वार्षिक दर से ये अपनी वृद्धि हुई है। कहां से क्लास ले रहे हो बेटा? अजमेर से, आरपीएससी जहां है, जो है आपके 5% की ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर। सर्वे के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? इंडिया का जो है वो खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? सर्वे के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन रहा है आपका, खाद्यान्न उत्पादन 332 मिलियन टन रहा है। 332 मिलियन टन टोटल आपका खाद्यान्न उत्पादन रहा है, ध्यान रखिएगा, 332 मिलियन टन। वित्त वर्ष का 24-25 में आपका एग्रीकल्चर संबद्ध क्षेत्र में राज्यवार प्रदर्शन में राज्य जिसकी वार्षिक वृद्धि सबसे ज्यादा रही है, एग्रीकल्चर फील्ड में किस राज्य की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है? आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा रही है। आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। धान मतलब हम बात करें कि चावल का कटोरा जिसे हम कहते हैं, धान का कटोरा आपके आंध्र प्रदेश गोदावरी वाला जो क्षेत्र है वो वहीं पर है। धान का कटोरा इंडिया ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है, आपका गोदावरी बेसिन जो है, गोदावरी वाला, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश टॉप पे है, जो कि आंध्र प्रदेश जो टॉप पे है, याद रखिएगा 8.8% है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है वो सेकंड नंबर पर है और तमिलनाडु है वो आपका थर्ड नंबर पर है, और आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। तो 8.8%, 8.8% ग्रोथ इसकी हुई है। 6.3 इसकी हुई है, 6.3, और इसकी हुई है 3.3% आपकी ग्रोथ रेट। तो सबसे ज्यादा जो हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है तो वो इसकी हुई है आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर। खेती के क्षेत्र के संबंध में एग्रीकल्चर फील्ड से पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा इसमें से असत्य कथन कौन सा है? पिछले 10 साल में जो खेती की आय में सालाना 5.23% की वृद्धि हुई है, हाँ जी, 5.23% की ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर फील्ड में, और गैर कृषि आय में 6.25% लगभग, और समग्र अर्थव्यवस्था में 5.8% की वृद्धि हुई। दोनों ही कथन सही है, दोनों सही है। गैर कृषि आय में 6.25 के लगभग, और पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर 5.80% की वृद्धि। समग्र अर्थव्यवस्था में खेती का सकल मूल्यवर्धन 20% है। क्या यह कथन सही है? ये आपका कथन सही है। और लास्ट वाला जो दिया गया है कि भारत विश्व के कुल उत्पादन में 13% है, ये गलत है। विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% है। 11.6% विश्व के कुल उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी, ये गलत हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर मिल गया। समग्र अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का मूल्य कितना है? सकल मूल्यवर्धन 20% है। गैर कृषि आय में 6.2%, समग्र अर्थव्यवस्था में 5.80, और ग्रोथ हुई है वो 5.23 हुई है। रट लेना मेरे भाई, रट लेना, ठीक है, रट लेना। अगला किसान ऋण पोर्टल, अपना किसान ऋण पोर्टल है, इसकी शुरुआत कौन से साल के अंदर होती है? किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत 2023 के अंदर होती है। हाँ जी, 2023 के अंदर किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत होती है। दिए गए कथन में से आपका सत्य कथन कौन सा है? ध्यान से सुनना है। आरपीएससी का ही लेवल है, इससे ज्यादा कोई आरपीएससी का लेवल अभी है नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दैट इज एनएफएसए 2013 के साथ सरकार ने कल्याण आधारित अधिकार आधारित खाद्य सुरक्षा नीति का रूप। ये बिल्कुल सही है कि ये कल्याण आधारित की बजाय जो यहां पर अधिकार, कल्याण की बजाय एक अधिकार दिया गया है कि आपका खाद्य सुरक्षा अधिकार, हाँ, खाद्य सुरक्षा का अधिकार है,
जनता का कल्याण हो रहा है, अच्छी बात है, लोक कल्याणकारी स्टेट है, प्रजातंत्र के अंदर लोक कल्याण की अवधारणा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक अधिकार दे दिया है एक तरह से आपको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दे दिया 2013 का, जिसके तहत आपको अधिकार है आपका खाद्यान्न का। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को समर्थन देने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस में ई-केवाईसी को वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य कर दिया है। आरपीएससी हमेशा छेड़छाड़ की देवता, मैं कहता हूं आरपीएससी को, आरपीएससी क्या है, छेड़छाड़ की देवता है। तो थोड़ी छेड़छाड़ मैंने ही सही कर ली, थोड़ी छेड़छाड़ मैंने ही कर ली कि आरपीएससी गेम खेलती है, हमेशा ऑप्शन के अंदर डाटा चेंज करेगी, कथन चेंज कर देगी, थोड़ा सा दूसरा शब्द दे देगी। जो एग्रीकल्चर फील्ड का जो योगदान दिया गया है ना यहाँ पर, तो आपसे 2000 ये जो है ना यहाँ पर 5.23 की जगह आपको दे देगी 6.23। तो आरपीएससी तो छेड़छाड़ की देवता है, इसको तो मैं कई सालों से जान रहा हूं कि आरपीएससी किस तरह के गेम खेल रही है। हमारे लिए तो ये चुटकियों का खेल है कि इसको पकड़ना, कि इसका जो एक तरीका है आरपीएससी का प्रश्न पूछने का, जिससे बच्चे काफी डरे हुए हैं कि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो डरना नहीं है, सिंपल सा तरीका है, वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य किया गया है और एक अधिकार दिया गया है एनएफएसए 2013 के तहत। सत्य कथन का आपको चयन करना है, इंडस्ट्री के संबंध में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लंबे समय तक कोई वस्तु खराब नहीं हो इसके लिए उसको प्रोसेसिंग के रास्ते के थ्रू बचा के रखा जाता है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण क्षेत्र में, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जो ऑर्गेनाइज्ड विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें टोटल जो रोजगार का 12% से ज्यादा का योगदान दे रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। वित्त वर्ष, सही कथन है, ठीक है। संगठित मतलब गवर्नमेंट फील्ड में जो है उसकी बात हो रही है, असंगठित मतलब नॉन ऑर्गेनाइज्ड, जिसका कोई मालिक नहीं है, बेचारे लेबर होते हैं, उनकी बात होती है असंगठित। और टोटल इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हम बात करें तो लगभग 90% लेबर है वो असंगठित है, मतलब कि देन कीपर होता है, दैनिक मजदूरी उन्हें मिलती है। 10% ही गवर्नमेंट सरकारी नियंत्रण में हम कह सकते हैं, बाकी 90% जो है वो असंगठित होता है। संगठित क्षेत्र कम है, असंगठित क्षेत्र है बहुत ज्यादा है। तो संगठित विनिर्माण में 12% से अधिक का योगदान है खाद्य प्रसंस्करण का। और वित्त वर्ष 2024 में प्रसंस्कृत खाद्य सहित कृषि खाद्य निर्यात, भारत के टोटल निर्यात का प्रसंस्कृत जो खाद्य निर्यात सहित जो एग्रीकल्चर का जो खाद्य निर्यात है जिसको खाया जा सके वो वाले निर्यात है, भोजन जिसकी बात हो रही है, एग्रीकल्चर जो खाद्य निर्यात भारत के टोटल निर्यात में 11.7 था। दोनों ही कथन इसमें सही है, 11.7 था, और ये आपका 12% से योगदान दे रहा है खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, यहां पर आर्थिक सर्वे के अनुसार राजस्थान किस फसल समूह उत्पादन में पहले स्थान पर रखता है। यह प्रश्न तो ग्राम विकास अधिकारी वाले बच्चों को भी पूछा जाएगा। यह प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम बात करें, बाजरा है, तिलहन है, रैपसीड है, सरसों है। और बाजरा के उत्पादन में हम बात करें तो अलवर टॉप पे है ना, अलवर। और तिलहन हो गया, रैपसीड हो गया, सरसों हो गया, इन सभी फसलों के अंदर राजस्थान है वो आपका टॉप पे है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बाकी कई सारी ऐसी फसलें हो जाती है जहां पर हमारा स्थान है वो आपका सेकंड नंबर पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सत्य कथन आपको बताने हैं, दिए गए में से 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं, बताओ इनमें से सत्य कथन कौन सा है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वित्त वर्ष 16 से 21 के बीच में भारत के सकल फसली क्षेत्र में सिंचाई का जो कवरेज है वह 49% से बढ़कर वर्तमान 55% हो गया है। हमारे यहां पर इरिगेशन फील्ड बड़ा है, 55% हुआ है, सत्य कथन है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई कवरेज है वो 98% है। पंजाब हरियाणा में तो खूब सिंचाई है, सही है, यह कथन भी सत्य है। भारत में सूक्ष्म सिंचाई जिसे हम ड्रिप और स्प्रिंकल के तहत यूएसए और चीन से अधिक है। हमारे यहां पर अमेरिका और चाइना उनसे भी अधिक है सूक्ष्म सिंचाई। इस प्रकार से तीनों कथन सही है, अमेरिका और चाइना से हम इस मामले में तो आगे हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो पंजाब हरियाणा में सिंचाई अधिक है, 55% है वो आपका सिंचाई वाला क्षेत्र हो गया है, ये आप लोगों को याद रहेगा। अगला देखिएगा, सत्य कथन बताने हैं कि वित्त वर्ष 17 से लेकर के 2017 से लेकर के 2023 के बीच में एग्रीकल्चर फील्ड ने 5% की वृद्धि की है। बिल्कुल प्रति वर्ष जो वृद्धि रही है वो आपके 5% की वार्षिक वृद्धि एग्रीकल्चर के फील्ड में देखी गई है, सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य है।
और देश की लगभग 46% जो आबादी अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, आज भी आधी आबादी खेती के ऊपर डिपेंड है, आजादी के 80 साल बाद भी, याद रखिएगा। और अपनी आजीविका के लिए खेती पर डिपेंड है। और जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान हालांकि 1/6 ही है ना, 1/6, 7 आप कह सकते हो, 6.5 आप कह सकते हो, 15 × 6 90 होता है, तो 1 पॉइंट आप इसे कह सकते हो कि 6.5% लगभग हम कह सकते हैं। तो टोटल जीडीपी के अंदर ये एग्रीकल्चर योगदान करता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जीडीपी में अपनी जो है एग्रीकल्चर की आधी आबादी लगी हुई है, और एग्रीकल्चर के अंदर आधी आबादी लगी हुई है, लेकिन पैदावार तो खाली 16% होती है। बाकी वाले क्या करते हैं, लखनऊ के लाडे ऐसे ही बैठे, चक्रीय बेरोजगारी जिसे कहते हैं ना, जैसे मतलब 2 की जरूरत पड़ती है, वहां पर बैठे 6 जने, ठीक है, 10 जने बैठे हैं खेती में, तो वो खेती आज के समय में नुकसान का सौदा हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो आधी आबादी लगी हुई है। आर्थिक सर्वे के अनुसार आपको किस कृषि को 100% निर्यात नीति के साथ उभरते हुए उद्योग का दर्जा दिया गया है? उभरते हुए उद्योग का दर्जा दिया गया है आपके फ्लावर, जो आपका पुष्प कृषि है ना, पुष्प कृषि को 100% निर्यात नीति के साथ उभरते हुए 100% निर्यात नीति के तहत उभरते हुए उद्योग का दर्जा आपके पुष्प को मिला है। फूल, फ्लावर। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार निम्न में से कौन से फसल समूह के उत्पादन में, किस फसल के उत्पादन के अंदर भारत विश्व में पहले नंबर पर है? दूध, दाल और मसाले, केला, आम और पपीता। तो दोनों के उत्पादन के अंदर हम क्या है, विश्व में टॉप पर हैं। हाँ जी, याद रखिएगा मेरे भाई, दूध है, दाल है, मसाले हैं, केला है, आम है, पपीता है, इसमें हम वर्ल्ड में टॉप हैं। दूध का कितना प्रतिशत है वो भी बताऊंगा। अच्छा आता है, बढ़िया प्रश्न है, दूध वाला तो है ना, अच्छा प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य समूह है वो आपका उच्च सिंचाई, हाई इरिगेशन क्षेत्र माना जाता है? कौन से राज्य के अंदर हाई इरिगेशन क्षेत्र है? तो पंजाब, और हम बात करें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो पंजाब हरियाणा में तो हम बात करें, पंजाब के अंदर तो 98%, अभी प्रश्न आया था, बहुत प्यारा प्रश्न है। यूपी हो जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है भैया, याद रखिएगा। कुल खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बेहतरीन प्रश्न, 3 टॉप स्टेट बताइए जो टोटल आपके खाद्यान्न उत्पादन में टॉप पे हैं भारत के अंदर। हरित क्रांति के बाद में HYV जो प्रश्न अभी पटवारी में पूछा गया था, HYV है ना, HVY हम जिस बात करें, हाई हील्ड जो वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है ना, उसके बाद में उत्पादन बढ़ा है। उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं, हाई हील्ड वैरायटी जो है, HVY का फुल फॉर्म अभी पूछा गया था। तो इसमें यूपी है पहले नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश आता है, और उसके बाद में पंजाब का स्थान आता है। ध्यान रखिएगा। सॉरी क्या कौन सा प्रश्न है आपका इस दिए गए प्रश्न के अंदर? एक सेकेंड, हाँ यही प्रश्न है ना, जिसमें उत्पादन के बारे में आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, देश के 3 शीर्ष जो है खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश से ही है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश से ही होगा, पंजाब नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है ना, लोग भी तो ज्यादा रहते हैं, 25 करोड़ लोग रहते हैं, और इतने सारे लोग, 25 करोड़ लोग हैं तो उत्पादन तो करेंगे ही। पंजाब में पॉपुलेशन उतनी नहीं है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ये टॉप पर है, ये ध्यान रखना। प्रति हेक्टेयर आपसे पूछे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अंदर इंडिया के अंदर जो टॉप पे है वो आपका कौन सा स्टेट है? वो आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब। तो ये पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ज्यादा, वहां पैदावार ज्यादा होती है प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत, और लेकिन ओवरऑल उत्पादन की बात करें तो यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है, और फिर पंजाब है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। प्रचलित मूल्य, एक स्थिर मूल्य होता है और एक आपका प्रचलित मूल्य होता है। तो स्थिर जो प्रचलित मूल्य पर भारत के सकल मूल्य वर्धन, दैट इज आपका GVA है, उसमें 24-25 में सर्विस सेक्टर का योगदान, सेवा सेक्टर का योगदान, स्थिर और प्रचलित दोनों पे आपको याद रखना है। प्रचलित मूल्यों पर आपको सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो 55% है, 55% है प्रचलित मूल्यों पर। सेवा सकल राज्य मूल्यवर्धन में भारत के शीर्ष 2 राज्य, सेवा सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सेवाओं से संबंधित सकल मूल्यवर्धन के अंदर टॉप स्टेट कौन से है इंडिया के अंदर? तो महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। आप सबको पता है, कर्नाटक के अंदर हम कहेंगे सिलिकॉन वैली, अमेरिका की तरह। हमारे यहाँ भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी वगैरह खूब विकास हो रखा है, तो हम सर्विस सेक्टर खूब
फूला फला है महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर, याद रखिएगा। तो ये बढ़िया प्रश्न हो गया। फिर अगला देखिएगा, विश्व सेवा निर्यात के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व के सेवा निर्यात में हमारी भागीदारी आज भी 4.3% है। हाँ, 4.3%, 5% के आसपास भी नहीं है हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर भागीदारी। दूरसंचार हो गया, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, इनके अंदर टेलीकम्युनिकेशन टॉप पे है, मोबाइल वगैरह। तो सर्विस सेक्टर की भागीदारी आज भी कम है। सर्वे के अनुसार भारत में जो एग्रीकल्चर क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में लगभग कितना योगदान है, खेती का टोटल पैदावार में कितना योगदान है, खेती का टोटल कमाई में कितना योगदान है, खेती का हमारी कमाई में आज भी 100 में से 16 रुपया है। खेती का आज भी हमारी टोटल कमाई में 100 में से 16 है, लेकिन हमारी 46% जनसंख्या आज भी खेती में लगी हुई है। भारत में पहली जो आपकी विदेश नीति है वो कौन से साल आई थी? भारत की पहली विदेश नीति, रामसर साइट कितनी, 91 है बेटा, वो अभी तुम इस पे फोकस करो। इंडिया में 91 है, भारत में राजस्थान में 4 है। राजस्थान में कितनी है रामसर साइट? 4 है। 1992 में पहली विदेश नीति आती है, पहली विदेश नीति आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहली विदेश नीति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पिछले एक साल में औद्योगिक क्षेत्र में हमारी जो वृद्धि हुई है, इंडस्ट्री में तो हमारी जो ग्रोथ हुई है वो 6.2% है। अब आपसे आरपीएससी 2 तरह के प्रश्न पूछ सकती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर से ज्यादा हुई है, कथन सत्य है या असत्य? फिर दे देंगे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ ये हुई है, तब आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर की कम थी, हमने 5.23 पढ़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री की है, उद्योग की जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% है, एग्रीकल्चर से ज्यादा है। ठीक है, तो कथन दिमाग में बैठ रही है, बेजम बैठा, समझ में आवे? हाँ समझ में आवे, घनी चौकी बात है। चल मेरी डोल की डमाक के ढम, किसका जिंटिया किसका तम। आ जाओ, ये पर्यटन विभाग का स्लोगन है बेटा। असत्य कथन का चयन करें। दिए गए में से एक कथन है वो आपका क्या है? असत्य है। एक कथन असत्य है कि आपका 24-25 के अंदर सकल मूल्यवर्धन जीवीए में सेवा सेक्टर का योगदान हमने अभी देखा भाई, सर्विस सेक्टर का योगदान हमने अभी देखा कि सर्विस सेक्टर है गुरुजी वो 55% की भागीदारी है सेवाओं की, उसमें भी सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? कमेंट करो। सबका दिमाग है ना यूं खुला हुआ है, इतनी एकाग्रता बढ़ी हुई है कि पैदा होने से लेके आज तक इतनी एकाग्रता कभी नहीं थी। परीक्षा के दिनों में लास्ट के 7 दिन में मैं बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि उनकी एकाग्रता बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए मैं रिवीजन ही उस टाइम कराता हूं। पूरे साल तो ऐप में पढ़ते हैं, लास्ट टाइम याद दिला देता हूं कि भाई ये तुमने पढ़ा था। तो एकाग्रता बहुत, इसे एकाग्रता नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम तन्मयता। तन्मयता मतलब सुबह कब होती है, रात कब होती है, शाम कब होती है, खाना कब खाया था, नहाए कब थे, पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ एक ही एक चीज है, सीट निकालनी है। भारत में सेवा सेक्टर लगभग 8% कार्यबल को रोजगार देता है, 8% को नहीं देता है, 30% को सर्विस सेक्टर में योगदान है। आज देखो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटे से लेकर बड़े रोजगार के खूब अवसर है, 30% है वो योगदान है। सर्विस सेक्टर के अंदर कितना योगदान है? 30% है। बहुत आसान है डाटा, पढ़ाई बहुत आसान है, 2 बार पढ़ के देख लिया करो, बहुत आसान है पढ़ाई। सेवाओं के औद्योगिक प्रक्रियाओं में एकीकरण के माध्यम से सेवा क्षेत्र है वो निर्माण को बढ़ावा देता है। सेवाओं के औद्योगिक प्रक्रियाओं में एकीकरण के माध्यम से सेवा क्षेत्र विनिर्माण को, सेवा और औद्योगिक प्रक्रियाओं का जब मिलन होता है, जब तुम मिले हम मिले, जब तुम मिले हम मिले तो निसार हो गया। यहाँ सर्विस सेक्टर का सेवा सेक्टर है वो विनिर्माण को बढ़ावा देता है। जब ये इंडस्ट्री वाली सेवाओं के साथ मिल जाता है तो ग्रोथ होती है विनिर्माण में। तो दोनों का मिलन होना बहुत जरूरी है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत है वो सर्विस सेक्टर में योगदान है वो। अब ये भी अच्छा डाटा है कि वैश्विक सेवा निर्यात में हमारी जो भागीदारी है 4.3% है। 4.3, 55%, 30% कार्यबल, इतना याद नहीं होता है क्या गुरुजी? कहीं याद हुए। एग्रीकल्चर बोलो मेरे साथ में 16% टोटल पैदावार के अंदर, पैसे के अंदर 46% तो हमारे यहाँ पर जनता लगी हुई है खेती के अंदर। सारे डाटा दिमाग में, हमारा दिमाग है ना सुपर कंप्यूटर है, हल्के में मत लेना इसको। पूरी धरती पे एक सुपर कंप्यूटर रखा जाए, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बन सकता है। अगर तुम्हारे खोपड़े को सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पूरे विश्व में सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर ही बनाया जा सकता है जो पूरी धरती पे रखा जाए, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। फिर डिमोटिवेट ना हुआ ना। आगे देखो,
न्यूनतम सिंचाई कवरेज कौन से स्टेट के अंदर होती है? तो झारखंड के अंदर है वो आपका न्यूनतम सिंचाई कवरेज है। बाकी इस ज्यादातर के अंदर हमने किस में देखा? हमने देखा हरियाणा, पंजाब वगैरह, उनमें देखा ज्यादा है, इनमें है झारखंड में न्यूनतम है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, भारत में कृषि योग्य भूमि वर्तमान में कितनी है? भारत में कृषि योग्य भूमि वर्तमान में अगर देखा जाए टोटल है वो आपका 140 मिलियन हेक्टेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा प्रश्न, एकदम देसी घी के जैसा, गाय के देसी घी के जैसा प्रश्न है, देखते ही लपक लिया करो। बड़ा प्यारा प्रश्न है, देसी घी चानने में रखकर अंदर में चानों को नहीं रहे, तो पढ़ो हमेशा देसी घी। असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन है, इनमें से एक है वो आपका गलत कथन है। गलत कथन है आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी और मार्च 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में चालू खातों की संख्या है वो लगभग 8.25 करोड़ थी। कितनी थी? 8.25 करोड़ थी। तो असत्य तो एक भी नहीं है, दोनों ही कथन इसमें से सत्य है। डरना नहीं है, सीना ठोक के पेपर देके आना है, दोनों ही कथन इसमें सही है। इस प्रकार से असत्य कोई नहीं है। खातों की संख्या और शुरुआत 1998, ये आपको याद रखनी है। बहुत प्यारा प्रश्न है, राजस्थान करंट से भी, आर्थिक समीक्षा से भी। नमो ड्रोन योजना की शुरुआत कोटा के गडेपान से होती है। ये ऑप्शन इसमें राइट है, गडेपान कोटा के अंदर। कहां से? आपको याद रखना है 11 मार्च 2024, 11 मार्च 2024 कोटा के गडेपान से, गडेपान कोटा से, गडेपान कोटा से इसकी शुरुआत होती है। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर क्लिक करो, जाओ, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? अपना जो किसान ऋण पोर्टल है, अब किसान ऋण पोर्टल के तहत कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसान ऋण पोर्टल की जो शुरुआत है वो आपसे कब से होती है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसान ऋण जो पोर्टल की शुरुआत सितंबर 2023 के अंदर ऋण पोर्टल की शुरुआत होती है। इसमें क्या है कि आपका किसान ऋण पोर्टल, इसमें किसान ऋण पोर्टल के अंदर देखिएगा आपका MISS KYC का मतलब होता है संशोधित ब्याज सहायता योजना। इसका मतलब हो गया संशोधित ब्याज सहायता योजना। और किसान क्रेडिट कार्ड, तो संशोधित ब्याज सहायता, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, संशोधित ब्याज सहायता योजना। तो संशोधित ब्याज सहायता योजना, उसके तहत आपके इसकी शुरुआत किसान ऋण पोर्टल, इसमें क्या होता है कि संशोधित ब्याज सहायता योजना KYC में आई जितनी भी समस्याएं हैं इनके सॉल्यूशन के लिए, है ना, जितने भी सॉल्यूशन है इनको दूर करने का काम किसान ऋण पोर्टल का है और ये सितंबर 2023 में स्टार्ट होती है। ठीक है, याद रहेगी किसके सॉल्यूशन के लिए? मिस KYC यानी कि संशोधित ब्याज सहायता योजना और KYC, इसमें आई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, दो कथन आपसे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत, कृषि अवसंरचना कोष है वो 2020 में बनता है। बिल्कुल सही कथन है, यह भी कथन सही है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल की कटाई के बाद में उसका मैनेजमेंट और उसको स्टोर करना, ये दोनों ही है। तो इस प्रकार से आपका कृषि अवसंरचना जो फंड बनता है, उद्देश्य यही है कि किसानों के बेचारों की जो पैदावार है वो खराब ना हो। 2020 में ऐसा एक फंड बनता है। ठीक है, हाँ। पशुधन एक क्षेत्र है आपका पशुधन, और पशुधन किसका सब सेक्टर है? ये आपका एग्रीकल्चर का उप क्षेत्र है। कृषि का उप क्षेत्र आता है जिसमें आपका पशुधन भी आता है, आपका दूध उत्पादन भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिशरीज भी आती है, मछली उत्पादन वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो पशुधन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? दूध उत्पादन का है। दूध उद्योग का योगदान सबसे ज्यादा है किसके अंदर? पशुधन इंडस्ट्री के अंदर दूध उत्पादन का योगदान सबसे ज्यादा है। दूध उत्पादन का सबसे ज्यादा है। सर्वे के अनुसार जो खरीफ फसल का उत्पादन हमारे यहाँ कितना हुआ? खरीफ फसल की बात करें जो आपकी गर्मियों में बोई जाए, सर्दियों में काटी जाए, तो खरीफ फसल का जो प्रोडक्शन है 1647 LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन हुआ है। 1650 LMT हुआ है, 1650 LMT हुई है, जिसके अंदर जो ग्रोथ है ना वो आपको याद रखना है 89.37 LMT की ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, यह ध्यान रखिएगा।
89.37 की तो LMT की वृद्धि हुई है इसके अंदर खरीफ फसलों के अंदर, और खरीफ उत्पादन से यहां पर अधिक उत्पादन हुआ है 124.59 LMT जो है वो ज्यादा उत्पादन हुआ है ना, अन्य खरीफ फसलों की तुलना में औसत खरीफ से ज्यादा पैदावार, औसत से ज्यादा, औसत खरीफ से औसत से ज्यादा हुआ है। कितना वो आपसे पूछा गया है, लगभग 100 लाख मीट्रिक टन औसत से ज्यादा हुआ है, और टोटल जो वृद्धि देखने को मिली वो लगभग 89.37 लाख मीट्रिक टन हुई है खरीफ की फसलों का उत्पादन। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों के अंदर आपका एक कथन है वो आपका गलत है, दिए गए में से आपका एक कथन गलत है। आपको याद रखना है कि गलत कथन यहां पर खेती की आय में, हमारे यहां खेती की आय में हर साल 5.25% की ग्रोथ हुई है और समग्र अर्थव्यवस्था में 3.80 की वृद्धि हुई है, यह कथन गलत है। खेती आय में 6 गैर खेती की आय में, गैर कृषि आय जो पूछा गया है उसमें 6.25, हाँ जी, गैर कृषि आय में 6.25% है और खेती की आय में 5.25% है। तो दिए गए कथन में समग्र अर्थव्यवस्था वाला जो दिया गया है ना, वो कथन यहां पर गलत है। समग्र अर्थव्यवस्था के अंदर जो वृद्धि हुई है वो 5.80 हुई है। कितनी हुई है? बहुत बढ़िया, स्नेहा, मनीषा, अंजू, बालिकाएं पढ़ रही, बच्चे का आगे, लोकेश, चलो बढ़िया है, धन्यवाद। तो ये जो है वो 5.8% हो जाएगी समग्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि। खेती की याद रखना, गैर कृषि की याद रखना, समग्र अर्थव्यवस्था की याद रखना, 2 बार पढ़ लो, अपने आप दिमाग में सेट होती है चीजें। 11-12 से 20-21 के बीच में, यानी कि एक दशक के अंदर, पिछले एक दशक के अंदर खेती और संबद्ध सेक्टर में जो टॉप स्टेट कौन सा रहा है? पिछले एक दशक की बात हो रही है, पिछले 10 साल के अंदर खेती और संबद्ध सेक्टर में जो टॉप स्टेट रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है। मैंने अभी बताया था, जिसकी ग्रोथ रेट रही है 8.80%, इसकी ये वृद्धि रही है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे पे मध्य प्रदेश था, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो 2 बार पढ़ो, याद रखो, ठीक है। बड़े सीधे सीधे प्रश्न है। आंध्र प्रदेश खेती और उससे संबंधित क्षेत्रों में टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, पिछले 10 साल में फसलवार वृद्धि दर का आरोही क्रम कौन सा है? फसलवार ग्रोथ रेट का आरोही क्रम, आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। देखो, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम बात करें, सारी चीजें आती है इसमें, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। दूध है, पशुधन है, अंडे मांस है और मछली है। तो मछली में यहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगा, मत्स्य की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। ये बड़ा ध्यान रखना है कि मत्स्य की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है। मैं बात करूं तो 5.8 है इसकी, दूध और पशुधन की है, कितनी है? 5.8% की ग्रोथ है। अंडे और मांस की हम बात करें तो 7.5% है, 7.5% अंडे और मांस की है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 8.7% है वो आपके मछली उद्योग की है, मछली पालन। 8.7% की जो ग्रोथ रेट है वो मछली की है। दूध की 5.8, पिछले 10 साल की मैंने ग्रोथ बता दी आप लोगों को। प्रश्न तो आना पड़ेगा और 100% आएगा। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ तो, सब इतने मोटे हो गए। हाँ, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर उत्पादन में हमारे यहां पर टॉप स्टेट है वो आपका कौन सा है? अंगूर उत्पादन के अंदर हमारे जो महाराष्ट्र है वो आपका टॉप पे है। और अंगूर की खेती को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। लखनौरा लाडा आवे को नहीं, याद नहीं रहे। यूरिया गोल्ड, देखो जो यूरिया गोल्ड की हम बात करें तो सल्फर कोटेड जो यूरिया होता है ना, जैसे ये है आपका यूरिया का दाना, और इस यूरिया के दाने के ऊपर सल्फर का कोट लगा दिया, कोट कर दिया, मतलब उसको सल्फर कोटेड कर दिया, मतलब परत चढ़ा दी। अच्छा, माउथ फ्रेशनर के लिए क्या खाते हो? सिल्वर कोटेड क्या खाते हो? इलायची खाते हो? हाँ, वो आती है ना, बड़ी सुंदर खुशबू आती है। क्या कहते हैं उसको? कि सल्वर क्या कहते हैं भाई? सिल्वर कोटेड। कि गुरुजी चांदी है उनमें, बोले चांदी हो ना हो, लेकिन महंगी वाली इलायची, तो वो सिल्वर कोटेड होती है। कोटेड मतलब परत, कोट मतलब परत। तो यहां पर सल्फर की जो परत चढ़ा करके जिस यूरिया को, इससे क्या होता है, ये एक बार IAS प्री में पूछा गया था, है ना। इसमें ये था, ये धीरे धीरे घुलता है ना, धीरे धीरे घुलता है। और जब ये धीरे धीरे घुलेगा ना,
धीरे धीरे घुलने से क्या होता है कि लंबे समय तक फसल को इसकी उपलब्धि लंबे समय तक जो है फसल को मिलता रहेगा। ठीक है, ये इसका फायदा है। एकदम से यूरिया नहीं घुले, धीरे धीरे घुले, इसके लिए परत चढ़ाई जाती है। परत को कोटेड कहते हैं। कोट, ये तो आम बोलचाल का शब्द है, थोड़ा इस्तेमाल करना जब पेपर में बैठो उस समय। भारत में 2020 से 2023 तक समुद्री खाद्य निर्यात में कितने % की वृद्धि? समुद्री खाद्य निर्यात का मतलब है जितने भी आपके झींगा है, मछली है, लोग खाते हैं, खाने वाले, है ना, राम बचाए हमें। झींगा है, मछली है, झींगा है, मछली है, और भी कई सारी चीजें हैं जो समुद्री खाद्य के रूप में मानी जाती है। तो हमारे यहाँ पर पिछले 3 साल में समुद्री खाद्य का भी एक व्यापार बढ़ा है, और ये जो ग्रोथ रेट हुई है वो लगभग 30% की। इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो ये जो है ना, जो समुद्री मछुआरों का जो ये व्यापार है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। 30% की ग्रोथ के साथ पिछले 3 साल में 29.70%। ठीक है, याद रहेगा। ओके, मुझे तो लगता है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो अपना मखाना बोर्ड है ना, मखाना नहीं समझते? मखाना बोर्ड, मखाना ये वाला मखाना ना, सिंपल सा है। तो मखाना जब बनता है ना तो बहुत लंबी प्रोसेस लगती है इसकी। ऐसा नहीं कि सीधा सही मखाना बन गया। ये जो आपको व्हाइट मखाने दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मखाने इससे बनते हैं। ये जो एक पानी के गीले कीचड़ के अंदर ये पत्ता होता है, बहुत मोटा पत्ता होता है, उसके अंदर से ये बीज निकाले जाते हैं। बाद में इसको कूट करके बना दिया जाता है। ये कुछ ऐसा होता है ना। ये आपको पानी में दिख रहा है, ये जो दिख रहा है पानी में, आपको पता होना चाहिए। कई सारी चीज़ें, खाली पढ़ाई मत किया करो, पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिकल है ना नॉलेज, वो भी लिया करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की है। तो मखाना कैसे बनता है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं इस क्वेश्चन के साथ में, ताकि तुम्हें पता घूम रही हो, तो ध्यान रहना। ठीक है, ये है मखाना। ठीक है, तो मखाना कैसे बनता है? जैसे कमल का जो नहीं होता है, कमल का, अरे कमल खिलता ना कीचड़ के अंदर, तो वैसे पानी के अंदर ये मखाने वाली जो एक बोटी सी क्या होता है, पत्ता टाइप होता है, उसके नीचे लगे होते हैं। इनको फिर निकाला जाता है, फिर इनको भुना जाता है, फिर उसको तोड़ करके खाया जाता है। बहुत पौष्टिक होता है। तो मखाना बोर्ड है वो बिहार में। मखाना बोर्ड कहाँ बना है? बजट 25-26 के अंदर बिहार में स्थापित किया जाएगा मखाना बोर्ड। देखो बजट के दो नया जो बजट 25-26 का है, और समीक्षा कौन सी हो जाएगी? समीक्षा हो जाएगी 24-25 की समीक्षा, और बजट है वो 25-26 का, अगले 1 साल का अनुमान। 25-26 के बजट के अनुसार जो यूरिया संयंत्र है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? यूरिया संयंत्र की जो स्थापना है वो आपके असम में की जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मखाना बोर्ड बिहार में और यूरिया संयंत्र है वो आपका असम के अंदर। और इसके साथ साथ दलहन उत्पादन के अंदर अग्रणी राज्य, जो दालों के अंदर जो आपका पल्सेस जो है, जिन्हें हम दाल या पल्स कहेंगे, दाल उत्पादन के अंदर जो टॉप पे राज्य है वो मध्य प्रदेश हो जाता है। दलहन के अंदर आपका अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाता है। एमपी टॉप पे है। विश्व स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में भारत का योगदान, विश्व स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में भारत का योगदान बहुत कम है, 2.8% है। 2.8% है विनिर्माण का। साइकोलॉजी और इस क्लास की पीडीएफ आज रात को ही मिलेगी। माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर 4 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाए मेरे भाई बहनों, जाना। सेकेंडरी जो सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर के संबंध में सही कथन कौन सा है? जो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब वो हुआ जो आपका एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, रॉ मटेरियल जो है, जो जितना भी रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को जो प्रसंस्करण के लिए भेज दिया जाता है, तो वो द्वितीयक सेक्टर कहलाता है। एसएसटी के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स के अंदर कि द्वितीयक सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्या है। तो अर्थव्यवस्था के सेक्टर आपके सिलेबस में है। तो सीधा सिंपल शब्दों में इसको समझना है कि ये कौन सा हो जाता है। इसमें विनिर्माण सही क्रम है। पहला देखो आपका सबसे पहले खनन, सबसे पहले क्या है? खनन, उसके बाद में इंडस्ट्री, उसके बाद में गैस और जल आपूर्ति, उसके बाद में वस्तु बन करके तैयार हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले खनन, सही क्रम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला देखो, विश्व स्तर पर सीमेंट के उत्पादन में, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में अपना जो स्थान है ना वो दूसरा नंबर है। तो पहला नंबर किसका हो गया सर? पहले नंबर पर जो है वो आपका चाइना है। कौन है? पहले नंबर पर है वो आपका चीन है। और जो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है? 639 मीट्रिक टन है।
639 मीट्रिक टन उत्पादन है हमारे यहाँ पर सीमेंट का, और हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं विश्व में दूसरे नंबर पर। ये ध्यान रखना। 2024 में जो उत्पादन था, जो हम बात कर, वो था 424 मीट्रिक टन, और ये भी आपको इस प्रकार से याद रखना है। भारत की उत्पादन क्षमता ये है, ये तो क्षमता है, और उत्पादन है वो आपका 424, उत्पादन है 424 मीट्रिक टन, ये तो वह है उत्पादन। दोनों अलग अलग कथन जो समीक्षा में दिए गए थे। हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है वो 425 मीट्रिक टन है, और हमारी क्षमता है वो आपकी कितनी है, वो हो जाती है आपकी 639 मीट्रिक टन। स्थिर मूल्यों पर रसायन और पेट्रो उद्योग की बात हो रही है। स्थिर मूल्यों पर रसायन और पेट्रो उद्योग, रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र का कुल निर्यात में कितने प्रतिशत योगदान है स्थिर कीमतों पर रसायन उद्योग का? घनश्याम कह रहे हैं कि आपकी क्लास में ऐड नहीं आती, उसके लिए लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो बता देना कि माइंड मैप पे ऐड क्यों नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि हमने मोनेटाइजेशन ऑफ किया हुआ है, पर पैसे कमाने के उद्देश्य से यूट्यूब नहीं बनाया था। हाँ, इतना पैसा कमा सकता हूँ यूट्यूब से जितना राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, पर मंथ। हाँ, साल में चाहूँ तो 2-3 फॉर्चूनर भी ले सकता हूँ उतना, पर यूट्यूब से मैं पैसा नहीं लेता। बस कई बार टीचर के लिए जब एक ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती है, और हर बार पैसा शिक्षक के लिए, व्यापार, शिक्षा व्यापार नहीं है, हम व्यापारी नहीं हैं। आम व्यापारी होता है तो पैसे कमाने के उद्देश्य 1 रुपया नहीं छोड़ता है, और शिक्षक के ऊपर हमेशा एक सामाजिक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप हमेशा पैसे को ऊपर ना रखें। तो कई जगह हम पैसे हमें छोड़ने पड़ते हैं, तो उसी कड़ी में हमने यूट्यूब का पैसा छोड़ा है। ठीक है, वर्तमान व्यूज में अगर कहूँ 48 घंटे के वो 20 लाख व्यूज हैं, 15 से 20 लाख बार हमारे वीडियोस देखे जाते हैं, शॉर्ट्स और छोटे बड़े सब वीडियोस। तो बहुत सारा पैसा आ सकता है, पर ठीक है, चलो, कई बार पैसा बड़ा नहीं होता है। यहां पर कह रहे हैं कि स्थिर कीमतें, जो स्थिर कीमतें हैं ना, रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र का कुल निर्यात में कितने प्रतिशत योगदान है? वो 7% है। जब चैनल 1 मिलियन की ओर जा रहा है तो वाजिब सी बात है, बहुत पैसा आ सकता है, बहुत पैसा। लेकिन ठीक है, ज्यादा मुझे लालची मत बनाओ आप लोग, वरना ऐड ऑन कर दूंगा फिर मैं। हाँ जी, 7% की भागीदारी है स्थिर कीमतों पर। कितनी है? 7% है रसायन और पेट्रो रसायन। कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत का स्थान कितना है? कपड़ा और परिधान, जिसे हम टेक्सटाइल कहेंगे, टेक्सटाइल में हमारा जो योगदान है ना, टेक्सटाइल, मालिक ने इतना दिया है कि जरूरत नहीं है बच्चों को बार बार डिस्टर्ब करूं मैं यूट्यूब पर, आवश्यकता नहीं है। 6%, छठा स्थान है कपड़ा परिधान में भारत का, वर्ल्ड में स्थान छठा। भारत अनुसंधान और विकास यानी R&D पर जो खर्च करता है जीडीपी का, देखो हमारे यहाँ पर जीडीपी में जो टोटल है वो R&D पर बहुत कम खर्च होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत कम होता है। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो फिर कैसे? ठीक है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट पर हमारे यहाँ पर खर्च हो 0.6, बहुत आधा % भी नहीं होता टोटल जीडीपी का। ठीक है, काफी पीछे है। चाइना, जापान, अमेरिका आगे है। चीन, जापान, अमेरिका, तो भारत में पहले दूसरी चीजों पर तो खर्च हो, उसके बाद आगे बढ़े। तो ये टॉप स्टेट जो देश हो जाते हैं जहां पर जीडीपी का लगभग 70% तक ये लोग खर्च करते हैं R&D। और जब R&D नहीं होगा तो नई वस्तु कैसे बनेगी? हम तो यहाँ पर, ठीक है ना, वो वाली बात है, हमारे यहाँ चिंता की बात है, बहुत पीछे है भारत इस मामले में। तो अगला पूछा जा रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की अगर हम बात करें, MSME में 26 नवंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है? कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है? MSME में 26 नवंबर तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है? लगभग हमारे यहाँ लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो है उसमें 23 करोड़, 23.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। MSME डे मनाया जाता है हमारे राजस्थान के अंदर, बात करें तो MSME डे वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को MSME डे मनाया जाता है। MSME नीति 2022 में आई थी, हस्तशिल्प नीति भी 17 सितंबर 2022 को आई थी। तो हमने इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर है वो आपके 2022 के अंदर MSME नीति आई थी। उसका उद्देश्य अगले 5 साल में जो रोजगार 50,000 बढ़ाना था वो उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपका 23 करोड़ और 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम, जो सूक्ष्म और देखो सूक्ष्म उद्योग है, फिर लघु उद्योग है और मध्यम उद्योग है, उनकी अलग अलग अभी बातें आ रही है। तो कितना जो है ऋण सीमा वगैरह, तो
तो सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए जो आपका क्रेडिट गारंटी योजना के संदर्भ में आपको राइट कथन का चयन करना, हमेशा इस कथन की पूंछ पकड़नी है। एक पूंछ पकड़ने की आदत डाल दिया करो आप लोग कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, हमेशा ध्यान रखो इस बात का। सत्य और असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन? सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, जो क्रेडिट गारंटी फंड की राशि है वो 9,000 करोड़ है, और गारंटी कवरेज के लिए जो ऋण सीमा है वो आपके 5 करोड़ है। दोनों ही कथन इसमें सही है। जहां क्रेडिट गारंटी फंड है वो 9,000 करोड़, और गारंटी कवरेज के लिए जो ऋण सीमा है वो आपकी कितनी है? यहां पर गारंटी कवरेज की ऋण सीमा पहले 2 करोड़ थी, उसे अब बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। पूर्व में 2 करोड़ रुपए थी, जिसे अभी बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया गारंटी कवरेज ऋण सीमा। कुल औद्योगिक उत्पादन में आपका खनन का योगदान कितना है? कुल औद्योगिक उत्पादन में आपका खनन का योगदान, उद्योग के अंदर पूछ रहे हैं कि उद्योग के अंदर जो आपका खनन का योगदान है वो टोटल कितना है? सभी मैराथन में ये टॉप की क्लास है, इससे भी टॉप क्लास और आएगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक और गोल्डन क्लास है जिसको मैं सीक्रेट रख रहा हूं, वो कल आएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल औद्योगिक उत्पादन में आपके खनन क्षेत्र का योगदान, खनन मतलब जितने भी माइंस और मिनरल्स हैं उनकी हम बात करें, माइंस और मिनरल्स की बात करें, उनका 8% योगदान है औद्योगिक इंडस्ट्री के अंदर। एक कोर इंडस्ट्री वाला प्रश्न भी एग्जाम में आता है। कोर इंडस्ट्री 8 है, 8 कोर इंडस्ट्री का नाम पूछा जाता है, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में। बहुत प्यारा प्रश्न है, वो भी कराऊंगा अभी। चमड़ा उद्योग में अग्रणी राज्य कौन सा है? हमारे यहाँ पर जो चमड़ा उद्योग है उसमें जो टॉप स्टेट है वो आपका कौन सा है? चमड़ा उद्योग में तमिलनाडु है, वो आपका टॉप है। तमिलनाडु की हिस्सेदारी है वो 38% है। कितनी प्रतिशत है? 38% भागीदारी है पूरे चमड़ा उद्योग के अंदर, पूरे सभी राज्यों के अंदर 38% की भागीदारी चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो आप रखा है वो आपका तमिलनाडु के अंदर है। अच्छी लगी क्लास, इसीलिए तो कहता हूँ पूरे साल जम के पढ़ा करो बैच में, फिर 90% प्रूफ दूंगा। मजा तो उस समय आएगा, लास्ट में रिवीजन भी सबसे ज्यादा। चलो अगला प्रश्न, वर्तमान मूल्य पर आपका सेवा सेक्टर का कुल सकल मूल्य वर्धन में, सेवा सेक्टर का कुल मूल्य जो सकल मूल्य वर्धन है उसमें 2014 में योगदान है वो 50% था। अब सकल मूल्य वर्धन में जो योगदान है वो 2025 में बढ़ करके 55% हो गया है, जिसकी हमने बात 2 बार बात कर ली है कि 55% है वो सर्विस सेक्टर का योगदान है, वो मूल्य वर्धन के अंदर 55% वर्तमान भागीदारी हो गई है। कोविड महामारी से पहले सेवाओं की औसत ग्रोथ रेट है वो 8% थी। ठीक है जी, और 2023 से 2025 तक ये ग्रोथ रेट है वो 8.3 हो गई। तो कथन एग्जाम में आरपीएससी ये पूछेगी कि आफ्टर कोविड हमारे यहां पर जो सर्विस सेक्टर है, दूरसंचार जिसमें टॉप पे है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है। एक कथन आएगा कमी हुई है। दोनों कथन सत्य है या केवल एक कथन सत्य है? तो कोविड के बाद में रफ्तार पकड़ी है हमारे सर्विस सेक्टर ने, यह कथन आपको याद रखना है। देखो कभी जरूरी थोड़ी है कि आपको 8.3% पूछे। आप वरिष्ठ अध्यापक है, सेकंड ग्रेड एक बहुत राजा नौकरी है मेरी नजर में। मैं कहूँ सेकंड ग्रेड, हालांकि मुझे सिलेबस बड़ा छोटा सा लगता है इसका, और तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो आपको लगेगा कि सर सिलेबस तो बड़ा है, आप छोटा कैसे कह सकते हैं। हम पढ़ाते हैं ना रोजाना 50 एग्जाम को साल भर में, इसलिए तो एक प्रतिष्ठित नौकरी, उसमें आप ये आशा कर सकते हो कि आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछेगी 8.3 की बजाय ये कहेगी इसमें वृद्धि हुई है। तो कमी नहीं हुई है, बल्कि क्या हुई है? सर्विस सेक्टर में आफ्टर कोविड वृद्धि ही हुई है। परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक मूल्य वर्धन किसका है? परिवहन में जो आपका रोड जो सड़क परिवहन है उसमें सबसे आपके रोड परिवहन के अंदर कहेंगे जो है 8% का इसका योगदान है। ठीक है, 8% जो परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक योगदान, परिवहन सेवाओं में 8%, 8 नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे टोटल 78% योगदान इसका रहा है। 78% योगदान इसका रहा है। आगे बढ़े अगले प्रश्न के अंदर। ओके, 78% सड़क की भागीदारी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सबसे ज्यादा जल मार्ग की लंबाई के मामले में अवरोही क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा जो जल मार्ग है वो
भारत में किस किस स्टेट के अंदर है। तो जलमार्ग में हम लंबाई की बात करें, सर्वाधिक जलमार्गों की लंबाई वाले स्टेट में असम में सबसे ज्यादा जलमार्ग है। तो असम में सबसे ज्यादा जलमार्गों की अगर हम लंबाई की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। असम के अंदर है वो आपकी 1058 किलोमीटर है। असम के अंदर 1058 किलोमीटर आपके जल परिवहन है, यानी कि नदियों के माध्यम से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 877, यूपी के अंदर आप करना 877 किलोमीटर। उसके बाद में वेस्ट बंगाल आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में 855 है, 855 किलोमीटर। और उसके बाद बिहार और गुजरात, तो बिहार में ये भागीदारी हो जाती है 688 और गुजरात में 662, 688 और ये है 662 किलोमीटर। अब मेरी मेहनत है आपके काम आ जाए इतना बढ़िया कंटेंट। तो भाई ये है सबसे ज्यादा पूछे जल मार्गों की लंबाई आपके असम के अंदर है, असम के अंदर सबसे ज्यादा लंबाई। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, सेवा सेक्टर में वित्त वर्ष 2023 के लिए स्थिर मूल्य पर राज्यवार प्रदर्शन। स्थिर मूल्यों पर राज्यवार जो परफॉर्मेंस आपके सर्विस सेक्टर की पूछी गई है, तो सर्विस सेक्टर में इसमें आपका महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, कर्नाटक आएगा दूसरे नंबर। यहाँ पर एक जो सीक्वेंस जो दिया गया उसके अंदर पहले नंबर पे आपका जो ग्रोथ है वो आपकी महाराष्ट्र की है, दूसरे पे आपकी कर्नाटक की होगी, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर यूपी और फिर गुजरात है। अब इसमें भी देखने लायक है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि है वो महाराष्ट्र में हुई है, जो कि आपकी 17% है। 17, 11, 9 है, 17 इसकी है, इसकी 17% है, 17%, 11%, और फिर है आपकी 9% तमिलनाडु की। राज्यवार परफॉर्मेंस है सेवा सर्विस सेक्टर के अंदर। आपसे पूछे टॉप स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश टॉप स्टेट है जहां सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। याद रखना, यूपी 8.5 है और आपका गुजरात है वो आपका 6 है, 8.5 है और गुजरात आपका 6 है, ये 6% है और ये आपका 8.5% है। अपने को एक चीज याद रखनी, महाराष्ट्र के अंदर 17% ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर के। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 31 अक्टूबर तक भारत में कुल टेलीफोन ग्राहक कितने थे, अंबानी को पैसे देने वाले कितने थे। वैसे अंबानी के पास अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे है। जियो के अगर हम बात करें तो ये 30-40 करोड़ हो जाते हैं। ठीक है, 30-40 करोड़ यूजर्स हैं। अब 30-40 करोड़ को तुम रोज के 300 से गुणा कर लो, हर महीने में 300 रुपया तो देना पड़ता है। अब आप गुणा कर लो, 30 करोड़ को 300 से गुणा कर दो, उतना अंबानी महीने में रिलायंस जियो से कमाता है। गुरुजी गणना ही नहीं कर सकता, आप इसको गुणा कर लीजिए। 30 करोड़ गुणा आज का रिचार्ज कितना है 300 का, ये बहुत पैसा हो जाएगा। हम इसे बहुत पैसा ही कहेंगे, क्योंकि गणना करने में बैठेंगे तो जीरो इतने आ जाएंगे कि गिनने में मशीन कम पड़ जाए, इसीलिए अंबानी पैसे कमाता है। ठीक है, चलो। तो हमारे यहां पर जो टेलीफोन ग्राहक है वो 1.18 बिलियन का मतलब हुआ 118 करोड़ लोग। 118 करोड़ लोग नहीं कहेंगे, 118 करोड़ कनेक्शन कहेंगे। अब इसमें हो सकता है कि संख्या कम है लोगों की, लेकिन टोटल है वो आपका कितना हो गया, वो ज्यादा है, 118 करोड़ कहेंगे। टेलीफोन ग्राहक, लैंडलाइन, वायरलेस, सब। वैसे तो आपके स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन, इनका ही जमाना है, स्मार्टफोन और इनका ही जमाना है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता जो इंडेक्स है, उसमें भारत की प्रेजेंट में जो रैंकिंग है वो कौन सी रही है। रियल एस्टेट जो रैंकिंग है वो उसमें अपनी जो है वो विश्व में 31वां स्थान रहा है। रियल एस्टेट रैंकिंग के अंदर 31वां स्थान रहा है। अगला देखिएगा, रेलवे के संबंध में गलत कथन कौन सा है। विश्व रेलवे के संबंध में हमारे यहां पर बात करें, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कह रहा है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास में है। इसलिए हाँ, 2 टेलीफोन तो, एक तो तुम लोगों से बात करने के लिए रखना पड़ता है, 2 टेलीफोन तो इसलिए रखता हूं कि एक तो तुमसे बात करने के लिए, एक मेरा पर्सनल यूज के लिए मजबूरी में लाना पड़ता है। ठीक है ना। तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा है, चौथा नहीं है, इसलिए कनेक्शन टोटल कितने हो गए 118 करोड़। हाँ, मेरे जैसे 2 लोग फोन लेके बैठे हैं, अब काम पड़ता है इसलिए लेना पड़ता है। चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है हमारे पास में। चलो अगले डाटा भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कि 2024 में राजस्व अर्जित करने वाला माल ढुलाई में 5.2% की वृद्धि हुई है। राजस्व अर्जित करने वाली माल ढुलाई में 5.2% की ग्रोथ हुई है, बात सही है।
और अक्टूबर 2024 तक ई टिकटिंग का प्रतिशत है वो आपका 86% रहा है। ई टिकटिंग का प्रतिशत, ऑनलाइन जो टिकटिंग है उनका प्रतिशत 86%। आजकल हर कोई ऑनलाइन ही है ना टिकटिंग करवा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। असत्य कथन है वो आपका कौन सा है? 1 है। चौथा स्थान है रेलवे के अंदर। 75वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सेवा निर्यात 2024 में जो आपका 5.7% था, उसको अप्रैल 25 में बढ़ाकर कितने प्रतिशत? अभी 12.8% है सेवा निर्यात है। कितना है? 12.8% है सेवा निर्यात। 12.8% है सेवा निर्यात। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट, भारत का वित्त वर्ष 2024 में कुल निर्यात है वो 6% की वृद्धि के साथ में निर्यात हमारा यहां पर जो हम माल बाहर बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट कहेंगे, निर्यात कहेंगे, वो 602 अरब डॉलर है। 602 अरब डॉलर, 602 अरब डॉलर हमारा निर्यात है। याद रखना, निर्यात कितना है? 602 अरब डॉलर है। कपड़ा और परिधान उद्योग, दैट इज आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत के जीडीपी में कितने परसेंट है? टेक्सटाइल का योगदान है हमारे यहां पर 2% है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का योगदान 2.3% है। ठीक है, ओके। निर्यात में 12% है और औद्योगिक उत्पादन में निर्यात में 12% है। ये निर्यात में 12% की हिस्सेदारी, और औद्योगिक उत्पादन के अंदर टोटल जो उद्योग की वस्तुएं उत्पादित होती है उसमें औद्योगिक उत्पादन में इसका जो टेक्सटाइल का जो योगदान है, औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान कम है। औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान काफी कम है, इसलिए तो 1.3% हम कहेंगे। औद्योगिक उत्पादन में योगदान 1.3% है और जीडीपी में योगदान 2.3 है। जीडीपी में 2.3, उद्योग की वस्तुओं में 1.3, निर्यात के अंदर टेक्सटाइल का योगदान है वो 12% है। ये सब याद रखना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में से जब 5 से 7 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी क्लास से सही होंगे। मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक्स के मैं 90% से ज्यादा क्वेश्चन मिला दूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम पे देख लेना, आज रिवीजन कर लेना सोने से पहले, और कल 2-3 और देख लेना, हो जाएगा सिलेक्शन बढ़िया। मतलब इकोनॉमिक्स के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, इतनी सरल से तो इकोनॉमिक्स है। हमें कौन से कंसेप्ट देखने हैं फर्स्ट पेपर में? भारत का सेकंड पेपर एसएसटी में कंसेप्ट है भारत का ई कॉमर्स बाजार। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2026 तक कितने बिलियन डॉलर का, कितने अरब डॉलर का बढ़ने का अनुमान है? ई कॉमर्स जो ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑनलाइन व्यापार है वो 150 बिलियन डॉलर। क्या हो जाएगा? 150 अरब डॉलर। 150 अरब डॉलर। 5 से 6 प्रश्न आते हैं ना, 5-7 भी हो सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि टोटल इंडिया जीके में से लगभग 25-30 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 6-7 इसके आएंगे। भारत के इस्पात उद्योग के संदर्भ में दिए गए कथनों में आपको देखना है, इंडस्ट्री वाले जो उसको टॉपिक है इंडस्ट्री में ही पूछा गया है, इस्पात के संबंधित कथन आपके कि दिए गए कथनों में सत्य कौन सा है? देखो, भारत की राष्ट्रीय मांग, भारत में इस्पात की राष्ट्रीय मांग, भारत में इस्पात की जो मांग है वो राष्ट्रीय इस्पात नीति और पीएलआई जैसी योजनाओं, जैसी सरकारी योजनाओं से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और स्टील और रिसाइकलिंग नीति का उद्देश्य है स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति एक है, स्टील स्क्रैप। इसका उद्देश्य है हरित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देना। हरित इस्पात मतलब कि आपके पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कहा गया है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। इको फ्रेंडली के लिए हरित स्क्रैप रिसाइकलिंग हो गया। पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएलआई है घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना। घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपका प्रोडक्शन लिंक जो आपकी इंसेंटिव स्कीम है उसकी शुरुआत की गई है। घरेलू उत्पादन, इसके साथ आयात पर निर्भरता कम करना, यह भी इसका उद्देश्य है। आयात, बाहर से मंगाने पर निर्भरता कम, और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है रोजगार सृजन करना, रोजगार घटाना नहीं, रोजगार सृजन करना, उत्पादन और निर्यात बढ़ाना, जितना हो सके बाहर भेजो, मंगाओ कम, पैसा खर्च होता है मंगाने में, भेजने में पैसा बढ़ता है। विश्व नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? टेक्नोलॉजिया के अंदर आपका कौन सा स्थान है? 39वां स्थान है। नई नई चीजें हैं,
नई नई चीजों के अंदर हम बात करें 39वां स्थान है। इनोवेशन मतलब नए नए तरीके खोजना, काम करने के, वो इनोवेशन कहलाता है। तो 133 देशों की सूची के अंदर 133 देशों की सूची में से 133 देशों की सूची में से भारत को 39वां स्थान मिला है। और ये जारी कौन करता है? वाइपो जारी करता है। अब गुरुजी वाइपो क्या होता है? वाइपो द्वारा जारी, वाइपो होता है विश्व बौद्धिक संपदा सूचक, विश्व वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब गुरुजी ये क्या हुआ? ये संगठन का मतलब क्या हुआ? देखो, वाइपो का मतलब है कि कोई भी आपने नया कोई काम किया, ट्रेडमार्क वगैरह आपने लिया है, उसकी रक्षा करना, आपकी कोई चोरी नहीं हो सकती उस काम की, उसके लिए जो निगरानी वाला संस्थान है वो वाइपो है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। उसने नवाचार इंडेक्स जारी किए जिसमें भारत का जो स्थान है वो 39वां रहा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, तो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है वो विश्व बाजार का कितना प्रतिशत है? विश्व बाजार का 4% है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार विश्व का 4% इलेक्ट्रॉनिक बाजार हो गया। अगला है आपका भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। 2015 में वो 1.90 लाख करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर के 9.52 लाख करोड़ हो गया। इट मींस इसके अंदर 5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 5 गुना की आपकी वृद्धि देखने को मिली है, कि लगभग आपके 2 से 10 के लगभग हो गया। 2 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लगभग 5 लाख की वृद्धि हुई पिछले 10 साल के अंदर। पिछले एक दशक के अंदर कितनी वृद्धि हुई है? 2 लाख करोड़ से सीधा कितना हो गया? 10 लाख करोड़ हो गया, 9.5 लाख करोड़। वाइपो की जो रिपोर्ट है 2022 की, उसके अनुसार विश्व स्तर पर पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में किस स्थान पर है भारत? कोई भी नया काम, कोई भी हमने कोई नया इनोवेशन किया, कोई नई वस्तु बनाई, उसमें पेटेंट दाखिल करने में भारत है वो 6ठे नंबर पर है। यह ध्यान रखना, भारत है वो 6ठे नंबर पर है। सत्य कथनों की अगर हम बात करें, दिए गए में से सत्य कथन, पशुधन, पशुधन यहां पर देखिएगा, आरपीएससी जैसा ट्रेंड चला रही है उस तरीके से मैं प्रश्न लेकर आया हूं कि जो आपका पशुपालन क्षेत्र का कृषि सकल मूल्य वर्धित जीवीए में हिस्सा है वो 2015 के बाद लगातार घट रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और कई जगह ऐसी है जहां पर घट भी रहा है। आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है और हम उनके इलाज करने वाले गुरु है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, इसलिए यह कथन है वो गलत हो गया। और दूसरा वाला जो कथन है कि जहां पर दूध उद्योग का कुल उत्पादन मूल्य धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के संयुक्त उत्पादन से भी ज्यादा है, बिल्कुल सही है। दूध उद्योग का जो कुल उत्पादन जो हम बात करें, जो आपका वो इसके ज्यादा है, किसमें? धान और गेहूं जैसे जो फसलों का जो उत्पादन मूल्य हमें मिलता है धान और गेहूं का, उससे भी ज्यादा है। किसका? दूध का। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखा करो ऐसे प्रश्नों के अंदर। करंट में मिलाऊंगा, राजस्थान जीके में पूरा मिलाऊंगा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी काफी सारे। अगर मैं 100 में से 80 से 90 प्रश्नों के प्रूफ दे दूं तो आश्चर्य मत करना कि सर सेकंड ग्रेड में भी आरपीएससी के पेपर में आपने इतने मिला दिए। वो मां सरस्वती की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और एसएसटी में भी भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा निर्यात मूल्य किस मद का है? बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्यात के अंदर सबसे ज्यादा, निर्यात के अंदर सबसे ज्यादा मूल्य है वो आपका पेट्रोलियम उत्पाद का है। किसका है? पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे ज्यादा योगदान है, पेट्रोलियम उत्पाद। उद्यम जो है आपका, उद्यम पोर्टल है। अब उद्यम पोर्टल की बात करें, किसकी इसकी एक विशेषता कौन सी नहीं है? कागज रहित और शून्य लागत पर लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग है उनका रजिस्ट्रेशन करना। कोई भी छोटा मोटा आप व्यापार करना चाहो, आधार उद्यम से स्टार्ट कर सकते हो। उद्यमों के लिए जो लेन देन में लगने वाला जो समय और पैसा है, तो इसमें आपका समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। और बिजनेस करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने के लिए भारत में आप बिजनेस करें, आप एंटरप्रेन्योर बने, खुद का धंधा हो, खुद का व्यापार हो। मैं तो चाहता हूं कि सरकारी नौकरी लगने के बाद में भी आप खुद का धंधा करें। आप लोग, सरकारी नौकरी सिर्फ आपकी रोटी बदल सकती है, सब्जी बदल सकती है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं बदल सकती। थोड़ा मोड़ा जो स्टेटस होगा वो बदला जा सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही तो वो हो जाएगी,
लेकिन तरक्की अगर करनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसे रास्ते जो है आधार उद्यम जैसे, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है। नौकरी लग जाओ, उसके बाद में भी साइड बिजनेस करना है। उद्यमियों की शिकायत का निवारण करना, इसका कोई ये इसकी विशेषता नहीं है। शिकायत निवारण का अलग मंच होता है। ये तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत वरदान है। आधार उद्यम है ना, इससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ई समृद्धि पोर्टल, ई समृद्धि पोर्टल है, कौन से उत्पाद की खरीद है उसके लिए फेमस है। ई समृद्धि आपके दलहन के लिए, दालों के लिए ई समृद्धि की शुरुआत की गई है। हाँ, दालों के लिए इसकी शुरुआत की गई है, दलहन वाले की, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा इसके लिए, किसके लिए, तूर की दाल, तूर दाल है तो तूर दाल की खरीद है तो इसको शुरू किया गया था, ठीक है, तूर की दाल के लिए। ओके, अगला देखो, व्हाइट गुड्स का विनिर्माण मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है। व्हाइट गुड का विनिर्माण आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है वो व्हाइट गुड उद्योग कहलाता है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। व्हाइट गुड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है आपका, भारत में विदेश व्यापार की सबसे बड़ी चुनौती। अब अगले जो प्रश्न है ना, फॉरेन ट्रेड के ही चल रहे हैं वैसे, निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, उसकी नीति वगैरह, निर्यात में किसका कितना योगदान है, हमारे जो सहायक देश है वो कौन से हैं, व्यापार घाटा किसके साथ में, अधिशेष अमेरिका के साथ, व्यापार घाटा चाइना के साथ में, विदेश व्यापार में 10 प्रश्न बता देता हूं, उसमें से आरपीएससी को 1 प्रश्न पूछना पड़ेगा, और इन 100 में से आरपीएससी को 6 में से 5 प्रश्न तो देने पड़ेंगे। आरपीएससी फंस गई, सीएम फंस गया, अब कहां देंगे, इसमें से ही देने पड़ेंगे, सीधे सीधे प्रश्न है, मतलब जो पूछे जा रहे हैं। जैसा बड़ा आसान सा सिलेबस दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, उसमें मेन चीजें वही पूछी जाएगी। भारत में विदेश व्यापार की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो व्यापार घाटा है, और वो हमारा है वो चाइना के साथ में सबसे ज्यादा है। चीन के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा है। चीन के साथ में सर्वाधिक मतलब चीन हमें बेच देता है ज्यादा, लेकिन हम चीन को ज्यादा बेच नहीं पाते, इसलिए हमें क्या हो जाता है, व्यापार में घाटा। ये व्यापार घाटा कहलाता है। आई बात समझ में, कि मैंने तुम लोगों को 90 रुपए की चीज बेची, हम दोनों मान लो व्यापार कर रहे हैं, हम दोनों व्यापारी हैं, मैंने तुमको 90 रुपए की वस्तु बेच दी और तुम मुझे बेच पाए सिर्फ 10 रुपए की वस्तु, तो व्यापार घाटा तुम्हारे पक्ष में चला गया कि भाई व्यापार घाटा मतलब सामने वाले पक्ष का नुकसान हो गया, तो हमारा नुकसान होता है, चाइना को फायदा होता है। सर करंट कहां से करें, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, 2-4 दिन पहले की पीडीएफ डाली हुई है, जनवरी से अगस्त राजस्थान करंट पूरी थ्योरी, मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए, 10 में से 9 क्वेश्चन तो मैं मिला के दिखाऊंगा आपके सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में। टेलीग्राम ग्रुप माइंड मैप, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है। अगर आप इतना नहीं समझते हैं तो फिर आप क्या करेंगे बच्चे, बहुत आसान भाषा में बता दिया टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कौन सी पीडीएफ पढ़नी है, राजस्थान जीके की पढ़ी है, पॉलिटी की राजस्थान की भेज दूंगा, ये एक पीडीएफ भेज दूंगा, साइकोलॉजी भेज दूंगा, इतनी मदद तो कौन करता है। भारत में पहली कृषि जनगणना, अब पहली कृषि जनगणना है वो कब शुरू हुई, एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों के समझ में है, तो पहली कृषि जनगणना 1970-71 के अंदर स्टार्ट हुई थी पहली कृषि जनगणना, और 5 वर्ष में भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में आपका इसकी गणना की जाती है, ठीक है। और 11वीं 2020-21 के अंदर भी, 11वीं लेटेस्ट 2020-21 में, और ये प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है। और स्टार्ट हुई थी 1970-71 के अंदर। भारत सरकार ने सभी जो 4 लेन प्लस 4 लेन प्लस जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें 4 लेन से ज्यादा है, 4 लेन प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोल कब तक लगाने का लक्ष्य रखा है, कि आपको टोल अपने आप कट जाएगा, बिल्कुल भी बाधा आएगी नहीं, ये टोल है वो कब तक लगाने का लक्ष्य रखा है, कि 2029 तक एकदम ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, 2029 तक ये लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी राज्यों में सकल राज्य मूल्यवर्धन में जीएसवीए के अंदर किन राज्यों का योगदान 1/4 था। कर्नाटक और महाराष्ट्र का योगदान है वो 25% है सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर, ये टॉप स्टेट है, आपको याद रखना है किन राज्यों का योगदान है वो आपके सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर, जो आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा 25% है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बढ़िया लगी क्लास तो, ठीक है ना। अगली क्लास है धमाधम आने वाली है, अगले 2-3 दिन तक तो मैं आनंद ही आनंद दे दूंगा, मैं मौज हो जाएगी, मौज।
भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है? मतलब हमारे यहां पर एफडीआई प्रवाह कितना दर्ज किया गया वर्तमान में, बताओ। एफडीआई प्रवाह कितना हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, बताइए, बताओ भाई। भारत में 2024-25 में कितने अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है? कितना एफडीआई? 81.4 अरब डॉलर, 81.04 अरब डॉलर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल का एफडीआई प्रवाह 81 अरब डॉलर है, जिसमें हमने ये भी देखा है अलग अलग देशों के संदर्भ में, तो सारे प्रश्न उसमें से क्लियर हो गए। ठीक है। एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन के अनुसार सूक्ष्म उद्यम का वर्तमान निवेश कितना है? देखो, सूक्ष्म क्षेत्र का जो उद्यम, जो सूक्ष्म उद्यम है, उसका जो निवेश है वो कितना है? तो वो आपका 25 करोड़ है ना। सूक्ष्म, लघु, और पूछा है निवेश कितना है। निवेश, अधिकतम निवेश के बारे में पूछे गए प्रश्न है। सूक्ष्म का हम देखें तो वो लगभग 2.5 करोड़ है। तो 3 है आपका निवेश के संबंध में। 2 बातें बताऊंगा, एक तो निवेश के बारे में बताऊंगा और एक आपके टर्नओवर के बारे में सीमाएं बताऊंगा कि भाई ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, पैदावार वगैरह। तो निवेश में जो सीमा है आपके, सबसे पहले तो हम लेंगे सूक्ष्म, माइक्रो इंडस्ट्री को, सूक्ष्म, और उसके बाद में है आपका लघु उद्योग, और उसके बाद में होता है आपका मध्यम उद्योग। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंडस्ट्री। तो सूक्ष्म की आपकी जो निवेश की सीमा है वो आपका 2.5, 25 और 125 करोड़ है। ये हो गई 2.5, 25 करोड़ और 125 करोड़, 125 करोड़। और इसकी हम बात करें 1 2 3 सेम टू सेम है, 1 2 3। टर्नओवर के मामले में आप लोगों को याद रखना है, टर्नओवर के अंदर 10, 100 और 500 करोड़ है। 10, 100 और 500 करोड़ रुपीज। तो ये वो की वो बात वापस लिख रहा हूं, इंपोर्टेंट थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा थोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ठीक है, सीआर में, करोड़ में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट था इसलिए मुझे रुकना पड़ा कि निवेश के अंदर जो सूक्ष्म निवेश कितना किया जा सकता है, 2.5 करोड़ तक का, लघु के लिए 25 करोड़ तक का और मध्यम के लिए 125 करोड़ का, आपसे याद रखना है। और दूसरी बात यहां पर नीचे मैंने टर्नओवर के संदर्भ में लिख ली है, टर्नओवर वाला भी याद रख लेना और इधर ये निवेश वाला याद रख लेना, ठीक है। तो ये अच्छा इंपोर्टेंट डाटा है। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। विश्व निवेश रिपोर्ट के अंदर एफडीआई के लिए विश्व में हमारा 15वां स्थान है। 81.04 अरब डॉलर जो हमने निवेश प्राप्त किया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 81 अरब डॉलर, उसमें हमारा 15वां स्थान है। हमसे भी 14 शेयर और आगे बैठे हैं। भारत में जो दवाई उद्योग है ना, मेडिकल दवाइयां, फार्मास्यूटिकल उद्योग वित्त वर्ष 2024 में 4 लाख करोड़ के साथ विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? हम फार्मास्यूटिकल के मामले में 4 लाख करोड़ हमने दवाइयां, मतलब 4 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां हमने बेची है। तो 4 लाख करोड़ रुपए की हमने दवाइयां बेची, तो हम विश्व में फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के अंदर तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में हम देखो, भारत में बहुत बड़ा ये विकसित उद्योग है फार्मास्यूटिकल वाला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत 2023-24 में कितने किसानों ने पंजीकरण किया? तो पंजीकरण जो फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ लोगों ने किया अभी लेटेस्ट की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो, ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक भी पूछा जाता है और इंडस्ट्री आपके सिलेबस में है। तो देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज। कोर का मतलब होता है प्रमुख उद्योग। तो 8 प्रमुख उद्योग हैं भारत के अंदर जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा कमाई भी होती है। 8 मेजर जो कोर इंडस्ट्रीज है, उनमें खनन है वो कोई इंडस्ट्री नहीं है, जबकि पेट्रोलियम है, कोयला है, विद्युत है। तो पहले नंबर पर हम बात करें जो आपका कोयला है, फिर आपका कच्चा तेल है, फिर नेचुरल गैस है, फिर आपका रिफाइनरी हो गई, रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट वगैरह हो गए, फिर आपका खाद हो गया, फर्टिलाइजर्स, फिर आपका स्टील उद्योग हो गया,
फिर आपका सीमेंट उद्योग है और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोयला। ये प्रश्न एक बार आईएएस प्री में भी पूछा गया था, सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसमें पूछे जाते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम वगैरह। तो डरना नहीं है, बड़ा सीधा सा प्रश्न है, पूछ ले तो याद रख लेना। मैंने फोटो भी लगाया, देखिए तो चौका फोटो लगा है। आनंद आयो? हाँ आनंद आया, फिर तो क्या चाहिए, आनंद ही तो चाहिए। अगले प्रश्न के अंदर चलो। देखो, किस योजना की व्याख्या सही नहीं है? दिए गए में कुछ योजनाएं दी गई है और आर्थिक समीक्षा के अंदर अपनी कुछ योजनाएं भी थी। हाँ जी, देखो मैत्री मिशन है एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। तो दिए गए कथन में मैं आप लोगों को बता दूं, चारों ही कथन इसमें सही है। तो चारों ही कथन यहां पर क्या है, सभी सही सुमेलित है। मैत्री मिशन किसानों के घर तक प्रजनन इनपुट पहुंचाने के लिए एआई तकनीशियन, प्रजनन इनपुट के लिए किसानों के घर तक, जैसे पशु के लिए कोई प्रजनन, जैसे आपका हिमीकृत जो आपका सीमन है वो पहुंचाना है, इस तरह के, तो मैत्री मिशन वो है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जल कृषि उत्पादन बढ़ावा देना और मछलियों का व्यापार, मछलियों का जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करके खेत से लेकर खुदरा तक आपूर्ति की जो चेन है उसको डेवलप करना। तो ये आपका किसान संपदा योजना, चारों इसमें सत्य कथन है। एंड द फाइनल क्वेश्चन, हमारा शतक पूरा होता है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले 3 दिन 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख एसएसटी पूरी कराऊंगा। सेकंड ग्रेड की जो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के पूरे सिलेबस पर आधारित 300 प्रश्न, एसएसटी का पूरा सिलेबस के शॉर्ट नोट्स, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब कराने वाला हूँ। 6 सब्जेक्ट कराऊंगा एसएसटी के। 5 घंटे की क्लास होगी, शॉर्ट नोट्स। शायद ही यूट्यूब पर कहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, क्योंकि आप पूरे साल मेरे साथ ऐप में पढ़ते हो, तो मैं ऐप में आपको सारी चीज़ें डिटेल में करवाता हूं। तो लास्ट टाइम मैं यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा कराऊंगा। इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, दोनों गुरुजी हिंदी वाले इंग्लिश वाले तैयार हैं, कल लेंगे क्लास। साइकोलॉजी आज शाम को होगी और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। राजस्थान जीके में अपना कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 40 में से मैं कहूँ तो मेरे पीवाईक्यू की क्लास देख लो तो 30 से 35 तो सेकंड ग्रेड में भी सही हो जाएंगे। करंट में 8 सही हो जाएंगे, 8 से 9 प्रश्न। मनोविज्ञान आज हो ही जाएगी और इंडिया जीके में करवाई दूंगा। खुश हो ना कुल मिला के? हाँ गुरुजी खुश हैं, तो बस सब्सक्राइब कर दो अपने इस चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करना सभी साथी। तो आईटी और व्यापार सेवाएं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और व्यापार सेवाओं में निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा, मतलब स्थान कौन सा है, वो 10.2% है ना। 1/10 हमारा आईटी और व्यापार सेवाओं में योगदान है। ठीक है, तो सब खुश? ओके, मेरे दिल को भी बहुत खुशी होती है। थैंक यू, थैंक यू।